नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। हम डीपीएसपी पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली दो क्लासों में मैं आपको एक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सामान्य परिचय देकर आया। आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा हमने बात करी थी जो नीति निर्देशक तत्वों का मूल वर्ग है, हमने उसके बारे में भी बात करी थी। आर्टिकल 42 तक मैं आपको बता के आ चुका था। आज बात करेंगे हम आर्टिकल 43 की, यानी अनुच्छेद 43 हमें क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो डीपीएसपी, ठीक है, भाग 4 36 से 51 यहाँ तक की। ठीक है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वो कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का क्या करे, प्रबंधन करे और उसके लिए उचित व्यवस्था बनाए। यानी आर्टिकल 43 क्या कहता है कि राज्य कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंधन करे व उसके लिए उचित कानून बनाए। उचित कानून बनाए। ठीक है दोस्तों, देखो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब इस पूरे आर्टिकल का मतलब क्या कहना चाहता है। आपने एक योजना सुनी होगी, मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनरेगा योजना किसके अंतर्गत चलाई गई है, तो आपका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 43 के। यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी दोनों अलग अलग टर्म हैं। ठीक है, मैंने आपको एक न्यूनतम मजदूरी बताया था, जब शोषण से विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 के बारे में मैं आपको बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार के बारे में बता रहा था, तो वहां पर मैंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का जिक्र किया था। और ये एक्ट मैंने कब का बताया था आपको, 1948 का। ठीक है, मनरेगा जो है, मनरेगा में आपको पता है कि मिनिमम कितना 100 डेज का काम दिया जाता है। मनरेगा में 50% वीमेन की भागीदारी होती है। और मनरेगा अगर एक्ट पूछे आपसे तो 2005 का है। लागू कब हुआ, तो फरवरी 2006 में। और इसका नाम मनरेगा, यानी पहले इसका नाम क्या था, नरेगा। इसका नाम मनरेगा कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 से इसे मनरेगा। ये सामान्य जानकारी आपको अपने साथ रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात मनरेगा के बारे में। हाँ, देखो पढ़ने का यही एक तरीका होता है जो मैं आपको हमेशा से जोर देकर कहता हूं कि आप इस तरीके से पढ़िए। आप अगर योजनाओं को, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आप क्या करते हैं, मन को दिलासा देने के लिए अलग से आप योजनाएं पढ़ते हैं। योजनाओं को अलग करके मत पढ़िए। हमेशा जो चीज जिसके साथ कनेक्ट रहती है
उसके साथ आप उसे ऐड कर कर पढ़िए, आपको मजा आएगा पढ़ने में और आप कभी बोर नहीं होंगे। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम चीजों को रट रहे हैं, आपकी वो क्या होगा, समझ पर आधारित होगा, समझ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस होगा। ठीक है, यहीं पर आजकल मैं आपको बताऊं जो ये कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, इसमें मनरेगा योजना काफ़ी चर्चाओं में है, इसलिए सवाल आने की संभावना भी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले 182 पर डे की मजदूरी थी, वर्तमान में इसमें मजदूरी 202 रुपीज हो गई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो भी कोई करंट योजना होती है अगर वो पॉलिटी से संबंधित होती है तो मैं उसे आपको वर्णित करता हुआ चलूंगा, उसे मैं आपको बताता करता हुआ चलूंगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये है सामान्य जानकारी। 100 दिन का रोजगार का काम दिया जाता है, 55% वुमेन की भागीदारी होती है। एक्ट 2005 का है, फरवरी 2006 से लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा, इसका नाम पहले क्या था, नरेगा, नेशनल रोजगार गारंटी, सॉरी, नरेगा। और इसका क्या है कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका क्या नाम हो गया, मनरेगा। ठीक है, इसमें 60% प्लस 40% ये कच्चा काम होता है और ये पक्का काम होता है। अब इससे ज़्यादा जानकारी आपको नहीं याद रखनी है, इतना याद करेंगे तो काम चल जाएगा। यानी कच्चा काम क्या है, जैसे तालाब खुदना है, कोई गांव में कोई वैसी सड़क बननी है बिना डामर की, बिना तारकोल की या फिर बिना सीमेंट की, तो वो कच्चे काम में कंसिडर होगा। और जैसे कोई पक्की सड़क बननी है और उसमें अगर हम मनरेगा के थ्रू रोजगार पाना चाहते हैं तो उसमें क्या है, 40% पक्का काम होगा। तो ये बात हुई आर्टिकल 43 की, इसे नोट डाउन करें आप और समझें। चलिए, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43 का ये कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई इंडस्ट्री है और यहां पर क्या है कि ये कुछ यहां पर इसमें काम करते हैं, तो इसका जो मैनेजमेंट होगा, ठीक है, इसमें किनकी भूमिका होगी, इनकी भूमिका होगी। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट होगा इसमें किसकी भूमिका होगी, कर्मकारों की भूमिका होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं आर्टिकल 43 का ख। आर्टिकल 43 का ख कहता है कि सरकार सहकारी समितियों का गठन करेगी व उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। ये बात कहता है आर्टिकल 43 का ख। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, ये 97वें 97 संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया था। सन आपसे नहीं पूछेगा, 2011 इसमें 2012 का है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि डीपीएसपीज में सहकारी समितियों का जो समावेशन था वो किस आर्टिकल, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और कहां पर इसकी बात की गई है। तो कहां पर बात की गई है, आर्टिकल 43 के ख में या आर्टिकल 43 के बी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की हम बात करते हैं चलिए
नेक्स्ट जिसकी हम बात करते हैं, इंक कहाँ गई आज? आर्टिकल 44 यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल और पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है ये। ठीक है, समान नागरिक संहिता क्या होता है, इसे मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझाऊंगा। जैसे आप समझें कि एक मुस्लिम समुदाय है और दूसरा हिंदू समुदाय है। ठीक है, हमारे यहां हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 का है। ठीक है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड MPLB ये 1937 का है आई थिंक। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर यहां पर तलाक होना है तो यहां पर अलग प्रावधान है, अगर यहां पर तलाक होना है यानी हिंदू समुदाय के अकॉर्डिंग तो यहां पर अलग प्रावधान है, अलग प्रावधान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो दोस्तों, अगर DPSPs के अकॉर्डिंग राज्य सरकार संपूर्ण देश में या संपूर्ण राज्य में क्या है कि समान नागरिकता संहिता अगर एप्लीकेबल कर देती है या फिर उसे समान रूप से लागू करती है, तो इनका क्या है, इनका जो एक प्रासंगिकता है तो कहीं ना क्या है वो प्रासंगिकता इनकी नहीं रहेगी, ना इसकी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि तलाक के संबंध में अगर सरकार क्या कहे कि यहां पर हम एक कानून बनाते हैं सबके लिए, एक कानून सबके। हाँ, इसमें एक चीज और भी है, जैसे गोद लेने पर संपत्ति का वितरण, ये भी इसी के अंतर्गत आता। तो यहां पर भी केरल का एक केस था, खैर केरल जिक्र तो मैं नहीं करूंगा। वहां पर भी क्या था कि गोद लेने पर जब उसकी संपत्ति के वितरण की बात आई तो वहां पर काफी विवाद हुआ था। फिर सरकार ने क्या हुआ था कि जिसे गोद लिया गया था, न्यायपालिका ने उसी के हक में फैसला दिया था। तो खैर मुद्दे से ना भटके हम यहीं आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की जो बात करता है, समान नागरिक संहिता वो बात ये करता है कि संपूर्ण देश में एक ही प्रकार का कानून क्या होगा, लागू होगा। फिर चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे फिर पुरुषों के लिए हो, या फिर किसी विशेष समुदाय के लिए हो, या फिर अलग किसी के लिए हो, तो क्या होगा, एक ही कानून सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एक ही कानून लागू होगा। तो समान नागरिक संहिता की कौन बात करता है? आर्टिकल 44। और जो आप 3 तलाक का मुद्दा सुनते होंगे, 3 तलाक, ये किसके अकॉर्डिंग था? इसी के आधार पर फैसला दिया गया था। यह है शाहबानोई केस था, MP का था ये। और यहां पर साहबानों को क्या किया गया था, तलाक दे दिया गया था। क्योंकि साहबानों की उम्र काफी हो चुकी थी, तो इस आधार पर जब उसे तलाक दिया गया तो उसका जीवन क्या था, उसका जीवन काफी दुखी हुआ। और न्यायपालिका ने साहबानों के पक्ष में फैसला दिया और साहबानों को क्या किया कि उसके पति को उसका भरण पोषण के लिए आदेशित किया कि आप इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन करोगे और इसे इतना उचित पैसा दोगे जिससे कि ये अपना जब तक जीवित रहेगी तब तक ये अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो इस आधार पर ये फैसला किसके आधार पर दिया था? DPSPs के। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे DPSPs हैं वो क्या है, न्यायपालिका को निर्णय करने में भी मदद प्रदान करते हैं। इतनी बात आप समझेंगे, ये बात है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे अगर समान नागरिकता सही पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है कि सभी देशों के सभी समुदायों के लिए, सभी मेल या फीमेल के लिए क्या होगा, एक समान कानून होंगे। और ये कौन बात करता है? हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है, यानी समान नागरिक संहिता बात करता है।
एक नोट करके आप लिखेंगे कि वर्तमान में गोवा एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। यूसीसी लागू है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कहां पर लागू है तो गोवा एकमात्र राज्य है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45। ये कहता है कि सरकार या राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य व शिक्षा करने के लिए बाध्य है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि सरकार को आदेशित करता है कि सरकार 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य और उन्हें शिक्षा प्रदान कराने के लिए क्या करेगा, राज्य सरकार इसके लिए एफर्टरत रहेगी। एक आपने सुना होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का पहले इसी में शामिल था, लेकिन इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा कहां पहुंचा दिया गया, आर्टिकल 21 के क में। अब क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या होगा, सरकार का मूल दायित्व होगा कि सरकार क्या करे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा पर उपलब्ध कराए। और अब क्या है आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में या अभिवृद्धि के लिए कौन काम करेगा, राज्य या सरकार काम करेगी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई यहां तक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 ये कहता है कि राज्य, मैं एससी लिख रहा हूं, एससी शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक व शैक्षणिक वंचित वर्गों के सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 46 ये बात करता है कि जो भी हमारी अनुसूचित जातियां हैं या फिर अनुसूचित जनजाति है और सामाजिक, इसके साथ ही सामाजिक, शैक्षणिक और वंचित वर्गों, वंचित पिछड़े वर्ग भी इसमें कंक्लूड कर लेते हैं कि सामाजिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या करेगी, प्रावधान करेगी, यानी प्रयास करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा वंचित वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है फंडामेंटल से राइट, इन्हें कहां और अधिकार प्राप्त हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यहां के डीपीएसपीज में यहां पर भी मौजूद है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 46 के तहत उन्हें ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है कि सरकार इनके लिए कुछ विशेष रियायतें या विशेष प्रकार का कानून बना सकती है। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47। मद्य निषेध व नशीली दवाई
की बिक्री पर निषेध की बात करता है, मद निषेध। ठीक है, यह भी कई बार पूछा गया सवाल है कि किस आर्टिकल में मद निषेध की बात की गई है। तो देखो आप कि मद निषेध यानी शराब वगैरह की क्या है, राज्य का उत्तरदायित्व है कि सरकार क्या करे, मद निषेध को, ताकि लोगों में क्या हो कि ताकि लोगों में जो नशे के प्रति जो उनका झुकाव है वो बंद हो, और सरकार क्या करे, इसके लिए कार्य करे और मद को क्या करे, निषेध करे, नशीली दवाइयों को भी बैन करे, जिसके आधार पर जो हमारा आज यूथ है तो वो क्या है, काफी इन चीजों का यूज करता है। तो यहाँ पर ये आदेशित करते हैं हमारे नीति निदेशक तत्व, यदि आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। चूंकि आपको एक मजे का इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आपने अभी कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि शराब की दुकानें जब एक दिन के लिए खोली गई तो किस प्रकार से लोग लाइन में खड़े होके कैसे शराब लेने के लिए लालायित थे या प्रयासरत थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को सबसे ज्यादा इनकम भी इससे से होती है। लेकिन बिहार ने अपने यहाँ क्या है, वाइन बैन कर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने इसके इतर भी या इसके अतिरेक भी कुछ उपाय कर रखे हैं, जिससे वो क्या कर सके, अपनी आय को प्राप्त कर सके और क्या कर सके, इसके आधार पर उन्होंने इस चीज को भी बैन कर रखा है, यानी मद को बैन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कृषि व पशुपालन जैसी क्रिया नहीं, गतिविधि लिखना सही रहेगा, गतिविधियों को राज्य सरकार इनमें अभिवृद्धि करेगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कृषि की क्या है, कृषि को किस तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से करना चाहिए, और पशुपालन जैसे दुधारू पशु, गाय, बछड़ा, इनके आधार पर क्या है कि इनकी नस्लों में तो सुधार हो, तो क्या है, इसके लिए एक कुछ विशेष योजना बना सकती है। जैसे गाय की देसी नस्ल में सुधार के लिए गोकुल योजना है। ठीक है, ये क्या है, देसी गाय की सुधार में गोकुल योजना को लाया गया, प्लस इनका जो अवैध व्यापार होता है, जैसे इन्हें खाने में यूज किया जाता है, तो सरकार क्या है कि सरकार आर्टिकल 48 के आधार पर गो हत्या को बैन भी कर सकती है, या फिर दुधारू पशुओं को या अन्य पशुओं को भी क्या है कि उनका इलीगल व्यापार ना हो, यानी उनका अवैध व्यापार ना हो, तो इसके आधार पर क्या है, उनके वधों पर भी बैन लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, कृषि का क्या मतलब हुआ कि इनकी इन जैसी गतिविधियों में कृषि क्या है, कृषि हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से होती है। तो जैसे आप देखते हैं कि कृषि में हमारे यहाँ जल की काफी बड़ी संकट है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कि जो मैदानी क्षेत्र के जो जिले हैं या फिर राज्य हैं, उनमें क्या है कि ट्यूबवेल को चलाकर छोड़ दिया जाता है, और उसे कहते हैं हम एक प्रकार की सिंचाई कहते हैं, फ्लडिंग। यानी ये ट्यूबवेल है और यहां से पानी क्या है, चल रहा है, और पूरी रात तक इस खेत में क्या हुआ, भरता रहा, और यानी जहां पर पानी की जरूरत भी नहीं थी वहां पर भी पानी
चला गया और इस आधार पर क्या है कि जो पानी का एक अच्छा सीमित संसाधन यूज होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और इसके आधार पर क्या है कि पानी काफी मात्रा में वेस्ट हो गया, और इसीलिए सरकार क्या करती है कि इसके लिए अलग योजनाएं भी बना सकती है। ठीक है, यहीं पर आपका होमवर्क होगा कि आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना कब की है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद अधिक फसल, इसका क्या है? एक स्लोगन है। तो ये क्या कहता है कि आपको सिंचाई इस तरीके से करनी चाहिए जैसे इजराइल में ड्रिप स्प्रिंकलर होता है, कि यानी आपने देखा होगा कि यहां पर ड्रिप लगा दी जाती है और वो क्या है कि वो ऐसे ही जाता है, पानी हल्का हल्का जाता है और फ्लडिंग की तरह पानी ज्यादा मात्रा में वेस्टेज नहीं होता। और इस प्रकार क्या है कि पानी का जो एक उचित माध्यम से प्रयोग होना है वो प्रयोग हो सकता है, और इसी के आधार पर क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी कहीं ना कहीं इसी के लिए लाई गई थी। तो इसी तरीके से आप जो योजनाएं मैं आपको यहाँ पर रिलेटेड करता हूँ, आप उसे नेट से सर्च करें और यहाँ पर उसे उठा के लिख दें, आपको अलग से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हाँ ये बात हुई इसके बारे में। एक चीज और बतानी थी मुझे आपको, चलिए अभी याद आएगी तो बताऊंगा, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 का क। ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, ठीक है दोस्तों। 5 जून अभी गया है लास्ट मंथ, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसे ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया। ठीक है, ये बात आपको आर्टिकल 48 के क के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 49। राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने वाले, राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने वाले, राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने वाले कलात्मक एवं ऐतिहासिक संस्मारकों की अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करेगी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने वाले कलात्मक व ऐतिहासिक संस्मारकों की अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी? सरकार प्रयास करेगी। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊं, आपका होमवर्क ये है कि आप अमृत योजना और हृदय योजना, बताने को मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आप इन्हें नेट से सर्च करें और देखें ये क्या है, कब कब लॉन्च हुई हैं और इनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा, और उन्हें उठा के इसके साथ ही यहां पर ऐड कर दे। कुल मिला के इनके द्वारा जो हमारे संस्मारक हैं, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे लाल किला हो या फिर कोई मंदिर हो या फिर चार मीनार हो या फिर कुतुब मीनार हो या फिर अन्य जो भी गोल गुंबज हो या अन्य जो भी ऐसे जो ऐतिहासिक जो मांडू का किला हो, तो ये भी जितने भी जो चीज़ें हैं इनको अच्छी तरीके से कैसे सुरक्षित रखा जा सके और कैसे इनको भविष्य के लिए
सुरक्षित बनाए रखा जा सके, इसके लिए कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा समय समय पर, तो आप देख सकते हैं। और ये प्रोविजन कौन करता है? आर्टिकल 49। अब आप स्पष्ट से समझ रहे होंगे दोस्तों कि सरकार अगर योजना चलाती है तो कहाँ से क्या लॉजिक बनता है। तो वो यही लॉजिक है कि इन्हीं के अकॉर्डिंग सरकार के दिमाग में आइडियाज आते हैं और फिर वहीं से वो उस चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 50। इसे आप ऐसे लिखना ज्यादा सही होगा, शक्तियों का पृथकीकरण। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझने का प्रयास करें। वैसे मैंने आपको आज मैं उस वीडियो का आपके समक्ष लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन आप बस ध्यान रखें कि ये जो आर्टिकल 50 है किन दो शक्तियों के पृथकीकरण की बात करता है। तो ध्यान रखना, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका अपना काम देखे और न्यायपालिका अपना काम देखे, और इसी के आधार पर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब पारित किया गया था? 1972 में। और कार्यपालिका से न्यायपालिका के कार्य क्या थे? ले लिए गए थे। ठीक है, यानी 1972 से पहले क्या था कि कार्यपालिका न्यायपालिका के भी कुछ कार्य देखती थी। ठीक है, अब क्या कहा गया? स्पष्टतः है जो न्यायपालिका के कार्य हैं वो कौन देखेगी? न्यायपालिका ही देखेगी। और इसके आधार पर CRPC यानी 1972 हालांकि पास किया गया। हालांकि अभी भी कुछ दीवानी मामले होते हैं जिनकी सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट और जिला उप मजिस्ट्रेट भी करते हैं, तो उनमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 50 अगर शक्तियों के पृथकीकरण की बात करता है तो किसके बीच? कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या है? हाँ, अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि के लिए सरकार प्रयास करेगी। ठीक है दोस्तों, प्रयास करेगी। ठीक है, यानी ये क्या है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या हो, शांति हो और सुरक्षा हो। इसके लिए हमारे कौन है आर्टिकल? ये भी राज्य का क्या है? एक उसकी नीति का पार्ट है कि ये भी क्या करे, सरकार क्या करेगी, उस ओर कार्य करेगी और अपनी नीतियों का निर्माण इस तरीके से करेगी ताकि अंतरराष्ट्रीय जो हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो संबंध हैं अन्य देशों के साथ, जो हमारी बाउंड्री को टच करते हैं या फिर बाउंड्री को टच नहीं करते, या वैश्विक लेवल पर या वैश्विक स्तर पर जो भी हमारे संबंध हैं वो क्या हो, ज़्यादा प्रगाढ़ हो, उनमें ज़्यादा समरसता आए, प्रेम का भाव हो, और क्या करे, साथ साथ सभी मिलकर एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ क्या कर सके, आगे चल सके। तो ये बात क्या है, कहाँ पर कही गई है? आर्टिकल 51। इसमें भी आप पंचशील समझौता देखेंगे क्या है, दूसरा गुट निरपेक्ष क्या है इसे देखेंगे, और ताशकंद समझौता क्या, तीनों को आप देखकर अपनी कॉपी में यहीं पर नोट डाउन करेंगे, और ये आपका कंप्लीट होता है DPSP। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से, और आप देख सकते हैं कि आपने जो इतने सारे कंडीशंस पढ़ी है, आपने आपने आई होप कर लिया होगा नोट डाउन। ठीक है, देखो दोस्तों, आपने जब इतनी सारी कंडीशंस पढ़ी जो मैंने आपको बताई,
आप अब अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन की बात हो, आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी की बात हो, सहकारी समितियों के संगठन की बात हो, यूसीसी आज तक भी लागू नहीं किया जा सका, धन के संकेंद्रण को रोकने की बात हो, या फिर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की या स्वास्थ्य की बात हो, क्या इन्हें, अगर हम इन्हें फंडामेंटल राइट का दर्जा दे देते तो 1947 में आपको लगता है ये चीजें, इतना धन कहां से आता सरकार के पास? तो यही कारण है कि इन्हें क्या किया गया, इन्हें राज्य के लिए सामूहिक अधिकार का एक कर्तव्य बनाया गया कि राज्य इन पर काम करे। जैसे जैसे राज्य क्या होगा, राज्य कैपेबल होगा, समर्थ होगा इन्हें इंप्लीमेंट करने में, तो राज्य करेगा और क्या करेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना होगी। और आपने देखा होगा कि जितने भी तमाम हमने आर्टिकल या प्रोविजन या प्रावधानों का जिक्र किया, वो एक सरकार अगर इस नीति पर या इस स्तर पर कार्य करती है तो कहीं ना कहीं क्या है, सरकार के लिए और वहां के जो उसके अंतर्गत लोग रहते हैं वो भी अपना जीवन क्या अच्छे से जी सकते हैं और सरकार भी एक अच्छे लेवल पर कार्य कर सकती है। तो यही कारण था कि इन्हें बाध्यकारी नहीं बनाया गया, इन्हें लीगली इन्फोर्सेबल नहीं बनाया गया, या फिर न्यायालय में इन्हें प्रसंगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समय की डिमांड पर ऐसा किया जाता है कि जब भी सरकार के पास आर्थिक संसाधन मौजूद होंगे तो सरकार क्या करेगी, इनके लिए कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई हमारी डीपीएसपीज की। कल हम फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।